आज हम लोग नागरिकता देख रहे हैं और देखेंगे एकदम आराम से समझते हुए। सबको मालूम है भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 और हमारे यहाँ कैसी नागरिकता का प्रावधान है? एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। सबसे पहले हम लोग परिभाषा देखेंगे कि क्या परिभाषा हो सकता है और आप इसको अपने शब्दों में भी ये कर सकते हैं। नागरिकता किसी व्यक्ति की वह वैधानिक स्थिति है। ठीक है, नागरिकता किसी व्यक्ति की वह वैधानिक स्थिति है जिसके कारण वह राजनीतिक रूप में संगठित समाज की सदस्यता प्राप्त कर कैसा संगठित समाज की सदस्यता प्राप्त कर राजनीतिक एवं सामाजिक लाभ प्राप्त करता है। यानी यहाँ पे दो वर्ड जो है ध्यान रखिएगा, एक वैधानिक और दूसरा संगठित समाज। ठीक है, क्योंकि व्यक्ति समाज में ही जन्म लेता है और समाज में ही, ठीक है, उसकी अंतिम जो होती है वो स्वाभाविक है। तो ये क्या करेगा? संगठित समाज की सदस्यता प्राप्त कर राजनीतिक एवं सामाजिक लाभ प्राप्त करता है। तो हम समाज में ही रहते हैं क्योंकि समाज में ही हम जन्म लिए और समाज से ही राष्ट्र का निर्माण होता है। एक और शब्दों में आप देख सकते हैं नागरिकता के बारे में, नागरिकता से आशय उस व्यक्ति से है। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी नागरिकता है। जो संगठित समाज, यहां भी आ गया संगठित समाज, के आदेशों का वाहक एवं कर्तव्यों का स्वाभाविक रूप से, याद रखिएगा, नागरिकता से आशय उस व्यक्ति से है जो संगठित समाज के आदेशों का वाहक एवं कर्तव्यों का स्वाभाविक पालन करता भी होता है। स्वाभाविक यानी जो आपका जो नेचर है। ठीक है, साथ ही अधिकारों एवं विशेषाधिकारों का उपभोग भी करता है। जो आपके अधिकार मिले हैं, तो भाई अधिकार मिला है तो आपको अपने कर्तव्य भी होंगे। ठीक है, उसको तो निभाना पड़ेगा। ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ हम अपने अधिकारों पे ही करें, हमारे उसके लिए हमें कर्तव्य भी निर्वाह करना पड़ेगा। ठीक है, अंग्रेज समाजशास्त्री टी.एच. मार्शल ने, याद रखिएगा, अंग्रेज समाजशास्त्री टी.एच. मार्शल ने नागरिकता को कैसे परिभाषित किया है? किसी समुदाय के पूर्ण सदस्यों के प्रदत्त प्रतिष्ठा, याद रखिएगा, के रूप में परिभाषित किया है। किस रूप में परिभाषित किया है? टी.एच. मार्शल ने सदस्यों के प्रदत्त प्रतिष्ठा, याद रखिएगा। तो टी.एच. मार्शल ने नागरिकता को किसी समुदाय के पूर्ण सदस्यों के प्रदत्त प्रतिष्ठा के रूप में परिभाषित किया है। किसको? नागरिकता को। ठीक है, अब देखिएगा, अधिकार तीन तरह से नागरिकता के लिए 3 प्रकार के अधिकार शामिल हैं। पहला, नागरिक अधिकार। तो नागरिक अधिकार क्या है? लिखवा चुके हैं। उसके बाद राजनीतिक अधिकार, ये भी लिखवाए हैं, और फिर सामाजिक अधिकार। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अब इसमें आप देखेंगे कर्तव्य, और फिर इसी में एक डायग्राम आप लोग बनाएंगे कि कैसे इसे प्राप्त करते हैं, यानी प्राप्ति के तरीके। उस पे भी मेरा ये है, प्राप्ति के तरीके। और प्राप्ति के तरीकों के बाद आप, ठीक है, त्याग का आधार, यानी कैसे आधार, किस आधार पे नागरिकता को त्याग किया जा सकता है या नागरिकता छीनी जा सकती है या नागरिकता की समाप्ति हो सकती है। एक एक वर्ड को ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कर्तव्य। स्वाभाविक है कि हमारे भारतीय संविधान में, ठीक है, जब हमारा मूल संविधान बना तो उसमें आप देखे होंगे कि कर्तव्य की बात नहीं थी, जबकि
स्वतंत्रता के पहले हम लोग कर्तव्य बखूबी निभाते थे, ठीक है, हम लोग यानी भारत के लोग। लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ तो हम अपने अधिकार की तो बात करते हैं, लेकिन अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। सिंपल सा एग्जाम्पल देख लीजिए, पर्यावरण को ही लेकर देख लीजिए। सबको छांव चाहिए, पेड़ कोई नहीं लगाएगा। सिर्फ 5 जून को बस लग जाते हैं स्टेटस पर्यावरण दिवस, ठीक है। सरकार के द्वारा कितनी अच्छी ये एक योजना लाई गई, एक पेड़ माँ के नाम। अगर एक एक पेड़ लगा दें हम लोग तो सोचिए 130 करोड़ की जनसंख्या है कि नहीं है? 140 करोड़ की जनसंख्या है, सोचने का विषय है। 100 करोड़ मान लीजिए, 40 करोड़ छोड़ दीजिए जो और भी। तो कहने का मतलब कि अगर उसमें से 50% लोग भी अगर पेड़ लगाते हैं तो सोचिए, तो पर्यावरण को बचाना ये भी मेरा कर्तव्य है कि नहीं है? राष्ट्र की जितनी भी धरोहर चीजें हैं उनको बचाना भी मेरा कर्तव्य है। वो सारे आपके अनुच्छेद में है। जैसे पर्यावरण को क्या है संरक्षण, 48 के क है कि नहीं है? स्मारकों का संरक्षण किसमें है? 49 में ना, 49 में, ठीक है। तो हमारे कर्तव्य भी हैं। अब कर्तव्य क्या है? जो आप मान लीजिए कि जो शब्द आपको अच्छा नहीं लगता है, आप वो शब्द दूसरे को क्यों बोलिएगा? उसकी अपनी भी तो गरिमा है कि नहीं है? तो यहाँ पे गरिमा की भी बात की जाती है, यहाँ पे गरिमा की भी बात की जाती है, प्रतिष्ठा की भी बात की जाती है। तो ये सब आपके कर्तव्य में है। तो वही हम लिखे हैं, पहला चीज तो कानूनों का सम्मान, ठीक है, कानूनों का सम्मान होना चाहिए। दूसरा, दूसरों के प्रति निष्ठा। अब मान लीजिए कि केवल आप अपने प्रति सोचते हैं कि निष्ठा हो, ठीक है, दूसरों के प्रति भी आपको निष्ठावान होना पड़ेगा, ठीक है। सहिष्णुता की बात करते हैं। उसके बाद है पर्यावरण की रक्षा, तो पर्यावरण की रक्षा यहाँ पे। उसके बाद राष्ट्र के प्रति भावना होनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि होता है, ठीक है। राष्ट्र के प्रति आपका कर्तव्य सर्वोपरि होता है, और जितने भी चीजें हैं वो सब तो राष्ट्र के लिए ही हैं। पर्यावरण की रक्षा हो या और भी स्मारकों की रक्षा, ये स्मारकों का संरक्षण हो, ये क्या है? ये राष्ट्र का, ये मेरा कर्तव्य है। उसके बाद व्यक्ति की गरिमा का सम्मान, स्वाभाविक है कि व्यक्ति की गरिमा का सम्मान होना चाहिए। तो ये हमने आज आपके सामने रखा, नागरिकता। तो इसमें 3-4 टॉपिक आपको अपने से भी करना है, ठीक है। ये अब हम समझा दिए परिभाषा के रूप में। नागरिकता, नागरिक में 3 तरह के उसको अधिकार दिया गया नागरिकता में। उसके बाद कर्तव्य भी है, प्राप्ति के तरीके बताए हैं, और त्याग का आधार क्या क्या हो सकता है। तो इसको कॉपी में आप लोग जरूर से लिख लेंगे। देखिएगा, नागरिकता प्राप्ति के तरीके और नागरिकता को समाप्त कैसे किया जा सकता है, उस पे हम लोग आज देखेंगे। समाप्ति के लिए भी कुछ प्रावधान है और प्राप्ति के लिए भी कुछ प्रावधान है। इसके पहले हम लोग देखे हैं कि आप पढ़े होंगे कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जो लाया गया, उसमें करीब करीब 6 समुदायों को, 3 देशों के जो अल्पसंख्यक समुदाय के जो हैं, हिंदू, जैन, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध, कहाँ पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो आए, कब तक? 31 दिसंबर 2014 तक, ठीक है। एक अलग इसका ये है प्रावधान, और 2019 में इस बिल को एक अधिनियम के रूप में देखा गया। लोकसभा में पारित हुआ, राज्यसभा में पारित हुआ, और फिर राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ ये, ठीक है, अधिनियम बन गया। कोई दिक्कत? स्वीकृति के बाद अब ध्यान दीजिएगा कि नागरिकता प्राप्ति के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। तो सिंपल सा, सबसे पहले कि भाई हम लोग जो जन्म लेते हैं, वंश परंपरा, तो जन्म लेते हैं तो उस आधार पे भी अब हम अगर सोचिए, अगर हम मान लीजिए भारत में, मेरे माता पिता भारत में हैं, भारत के ही हैं, तो हम जन्म लिए, तो फिर मुझे प्रूफ नहीं करना है कि हम किसी दूसरे देश के हैं, वो अपने आप हो जाता है। यानी इसको बोलते हैं वंश परंपरा। यानी वंश परंपरा के आधार पर भी
वंश परंपरा, और वंश परंपरा चलता है कैसे? जन्म के साथ, ठीक है। दूसरा, निश्चित समय के लिए निवास करके, यानी आप देखे होंगे कि कई लोग भारत में आके रहते हैं ताकि भारत की नागरिकता उनको मिल जाए, ठीक है। उसके लिए कई तरह से प्रावधान सरकार के द्वारा है, और इसी के लिए आप देखे होंगे कि रूल्स जो था उसमें कुछ बदलाव किए गए। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, उसको जब पढ़ाएंगे तो उसमें भी बता देंगे। ऑफलाइन में तो करवाए, ऑनलाइन में भी कभी ऐसा होगा तो बता देंगे। तो निश्चित समय के लिए निवास करके नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है, पहला, ठीक है, निश्चित समय। और भारत में अब निश्चित समय निर्धारित कर दिया गया है, निश्चित समय निर्धारित किया गया ना, कहां से? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, ठीक है। कमेंट्स करके बताएंगे कितना वर्ष कर दिया गया है। दूसरा, विवाह, दूसरे देश के नागरिकों के साथ विवाह होने पर भी नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। दूसरे देशों से अगर हम शादी कर लेते हैं या जो भी चीज है तो वहां भी नागरिकता को प्राप्त किए जा सकते हैं। इसमें बहुत सारा प्रावधान है, हम बस केवल ब्रीफ में इसको ये रख रहे हैं आपके सामने कि दूसरे देशों के नागरिकों के साथ विवाह होने पर भी नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। और हमारे एक आप देखे ही हैं कि प्रधानमंत्री, ठीक है, तो वो तो भारत की नागरिक हो गई, वो बेवजह एक विवाद और ये स्थितियां उत्पन्न होती हैं, ठीक है, वर्ड यूज करके कि विदेशी और ये, वैसा कुछ है नहीं, क्योंकि हमारे संविधान में पहले से तय है, ठीक है। हाँ, लेना पड़ता है, नागरिकता ग्रहण करनी पड़ती है, ठीक है। देशीयकरण और पंजीकरण के द्वारा, मान लीजिए कि कोई भूभाग हमारे देश में ये है, तो देशीयकरण के माध्यम से और रजिस्ट्रेशन के माध्यम से तो सरकार उसके लिए कुछ प्रोविजन है, प्रावधान है, तभी हम नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। यानी देशीयकरण और पंजीकरण के द्वारा भी नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद संपत्ति खरीद कर, ऐसा नहीं कि सभी देशों में जाकर संपत्ति खरीदिए, वो तो सरकार को ब्यौरा देना पड़ता है, ठीक है। तो किसी देश की संपत्ति खरीद कर, मान लीजिए कि हमें कोई देश में रहना है, ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको अपने देश का नागरिकता को त्याग करना पड़ेगा। नागरिकता समाप्ति का यही ना है कि सबसे पहले हम अपने देश की नागरिकता को त्याग करें, ठीक है। त्याग करने के लिए भी प्रावधान है जो भी हम बताएंगे। उसके बाद विजय या विलय के द्वारा, तो विलय या विजय के द्वारा क्या है भी हम लोग क्या करेंगे? मान लीजिए किसी देश को हम जीत लिए या वो देश मेरे में विलय हो गया, हो सकता है कि इन फ्यूचर म्यांमार भारत का 29वां राज्य बन जाए। अब इन फ्यूचर हम बात कर लिए, अब इसको ये नहीं सोचेगा कि एकदम सर पता नहीं कहीं से कुछ है, ऐसा कुछ नहीं। हम एग्जाम्पल दिए क्योंकि भारत पर म्यांमार भी क्या था, पहले भारत का हिस्सा था। 1935 के अधिनियम के बाद म्यांमार जो रहा, ये 1935 के अधिनियम के तहत म्यांमार भारत से अलग हुआ, ठीक है। जो चुनाव हुआ 1937 में, उसके बाद म्यांमार अलग हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है, अब हो सकता है पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा हो जाए, ठीक है, लेकिन ये ठीक है, हम तो नहीं चाहते हैं, ठीक है। पहले से ही जो हम लोग हैं, हम लोग ठीक है, ठीक है, ये इस चीज को याद रखिएगा। तो कोई भी देश की अपनी गरिमा होती है, तो क्यों हम दूसरे देश का एग्जाम्पल हम लेकर बोले कि ऐसा हो सकता है उस स्थिति में। अब कोई देश स्वेच्छा से बोले कि नहीं हम विलय होंगे भारत में, ठीक है, तो वो देश के जो भी नागरिक हैं उनको नागरिकता स्वतः ही मिल जाएगा, उन्हें कहीं से फिर नागरिकता प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, उन्हें स्वतः ही नागरिकता मिल जाएगी। मान लीजिए कि आज के डेट में म्यांमार का एग्जाम्पल लेंगे। मान लीजिए म्यांमार, क्योंकि मणिपुर का पूरा लगभग आप देखे होंगे, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम से वो क्षेत्र मिलता है और पहले भी वो भारत का हिस्सा रह चुका है। तो अगर मान लीजिए कि म्यांमार की स्थिति गड़बड़ हुई तो बोलेगा कि भाई हम भारत का हिस्सा बनेंगे, हम भारत में विलय करेंगे, तो ठीक है, सरकार बोलेगी कि आप अभी 29वां राज्य बन जाइए, ठीक है, आप 29वें राज्य के रूप में स्थापित हो जाइए। तो 29वां राज्य जैसे ही बनेगा, वहाँ के सभी, ठीक है,
क्या होगा, जो भी नागरिक हैं उनको भारत की नागरिकता स्वतः मिल जाएगी। क्लियर हुआ, ये चीज याद रखिएगा। तो इसीलिए बोले कि विलय ऑब्लिक विजय के आधार पर, ठीक है, नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा चीज, गोद लेकर भी नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। अब इसके कुछ प्रावधान हैं। अब हम बात करेंगे कि नागरिकता समाप्ति के आधार क्या हो सकते हैं, ठीक है। नागरिकता समाप्ति के आधार क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहला जो आधार होगा, याद रखिएगा, नागरिकता समाप्ति के जो आधार जो किए गए हैं, सबसे पहले स्वेच्छा से नागरिकता को त्याग करके, ठीक है भाई, हम किसी दूसरे देश का नागरिकता ग्रहण करेंगे, ठीक है। तो पहला क्या है कि स्वेच्छा से, स्वेच्छा यानी बिना कोई दबाव, ठीक है, स्वेच्छा से नागरिकता को त्याग करके, स्वेच्छा से नागरिकता को त्याग करके, त्याग कर, क्लियर हुआ। दूसरा, दूसरे देशों की नागरिकता अपनाकर, दूसरे देशों की नागरिकता अपनाकर, मान लीजिए दूसरे देशों की नागरिकता अपनाकर, तो भारत में तो एकल नागरिकता का प्रावधान है, भारत में क्या है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो दूसरे देशों की नागरिकता को अपनाकर भी नागरिकता को त्याग किया जा सकता है। तीसरा, दिवालिया घोषित हो जाने पर ऑब्लिक देशद्रोह, ठीक है, देशद्रोह अगर साबित हो गया तो भी नागरिकता उसकी छीन जाती है, यानी उसकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। तो नागरिकता प्राप्त करने के तरीके और समाप्ति के तरीके अभी हम लोग देखें। आपसे क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं कि नागरिकता, याद रखिएगा, प्राप्ति के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं और नागरिकता समाप्ति के कौन कौन से आधार बन सकते हैं, विवेचना करें, ठीक है। तो इन सब क्वेश्चन को एकदम आराम से लिखेंगे। अभी हम लोग देखेंगे मौलिक कर्तव्य, बोर्ड पे लिख दिए हैं। इसके पहले हम लोगों ने देखा नागरिकता के बारे में, तो आज ये 2 टॉपिक रहेगा आपके सामने, और सोचे इस बार बोर्ड पे लिखें और तब फिर आप लोग को समझाएं। एक एक लाइन को देखिएगा मौलिक कर्तव्य के बारे में। पहले सुन लीजिए, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या नहीं थी, ठीक है, लेकिन सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर एक संविधान संशोधन किया गया, 42वां संविधान संशोधन, और उसी के तहत भाग 4 के क और अनुच्छेद 51 के क में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, यानी शामिल किया गया। कहां से लिया गया, यूएसएसआर यानी सोवियत संघ के संविधान से इसको लिया गया, ठीक है। तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन नहीं था, यानी मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत संविधान के भाग 4 के क और अनुच्छेद 51 के क में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया। किसका प्रावधान किया गया, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया। इसके लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने अनुशंसा की थी, यानी सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर ही 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत मौलिक कर्तव्य को संविधान के भाग 4 के क और अनुच्छेद 51 के क में वर्णित किया गया। 1976 में जब मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, क्योंकि जोड़ा गया था ना संविधान में, उस समय इसकी संख्या 10 थी। 10 याद रखना है, याद रखिएगा, क्योंकि मेंस में क्वेश्चन पूछता है मौलिक कर्तव्य के महत्व। लेकिन 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। अब 11वां मौलिक कर्तव्य क्या था भाई, तो यहाँ 11वां मौलिक कर्तव्य हमने लिखा है, माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य है कि वह 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को
निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करें। अब इसी 86वें संविधान संशोधन के तहत याद रखिएगा, इसमें मौलिक अधिकार का भी वर्णन किया गया। कहां पे किया गया? 21 के ए में भी, और यही प्रावधान यहाँ पर भी है। और यहाँ पे निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, यानी बच्चों को अधिकार है, जो 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं उनको अधिकार है कि क्या उस निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करें। ठीक है। और किसी भी देश के लिए शिक्षा सर्वोपरि होता है, समाज को बदलने के लिए शिक्षा सर्वोपरि होता है। बाकी सब जो है वो है, लेकिन शिक्षा के माध्यम से ही समाज और राष्ट्र को हम लोग बदल सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये रहा आपके सामने मौलिक कर्तव्य। और एक क्वेश्चन आप खुद करेंगे, नोट कर लीजिए। मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आज हम आपके सामने 2 टॉपिक रखे। एक रखे नागरिकता और दूसरा रखे, एक ये दूसरा मौलिक कर्तव्य था और पहला हम जो रखे हैं नागरिकता। इन दोनों टॉपिक को अच्छे से आप लोग देख लेंगे। अगर इस तरह से सेशन आपको लगे कि नहीं थोड़ा सा लिख के सर उसको करें, तो हम देखिए हम अलग अलग तरीकों से आपको आपके सामने आते हैं ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट दिया जाए। और पढ़ाई पे पूरी तरह से मेरा ये रहता है कि हम पूरी तरह से पढ़ाई के केंद्र पे ही आपसे बात करें। तो एक बार फिर बोलेंगे, अच्छा लगे तो और लोगों को भी शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, जो भी सुझाव है वो दे सकते हैं। लेकिन जितना पढ़ेंगे उतना कॉपी में लिखेंगे, सफलता आपके नजदीक होगी।